ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। बेन पायल बेनिफिट प्रिंसिपल, अच्छा तो वो पिलर 2 एडम स्मिथ वाला हमने पढ़ा था, उसके बाद अतरंगी क्वेश्चन जो सीडीएस में पढ़ा था उसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके बारे में आप मुझे पूछ रहे हैं। मैंने वीडियो में ही आपको बताया था कि एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत हम पढ़ेंगे, उसके अलावा बाकी इकोनॉमिक्स ने जो 12 15 18 सिद्धांत बनाए होंगे उसको हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। तो ये सिद्धांत ये कहना चाहता है कि जिसको सरकारी योजना में ज़्यादा लाभ मिल रहा है उसको ज़्यादा टैक्स उसके ऊपर लगना चाहिए, ऐसा किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला होगा। अब उसने ऐसा क्यों बोला होगा, कैसे बोला होगा, तो नेट पे सर्च करके मैं आपको बता सकता हूँ, पर मुझे वो काम का नहीं लगता। काम का लगता तो कोर्स में ही हम पढ़ लेते। क्योंकि आगे पीछे और भी आप देखिए कितने पीवाईक्यू पूछे गए, कितनी डेप्थ में पूछे गए, तो ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। एडम स्मिथ के 4 याद होने चाहिए, उसके अलावा वाले जो हैं उसमें दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। आर्य का प्रश्न है एसएलआर की अपर लिमिट है, सीआरआर की क्यों नहीं है। अब वो तो अलग अलग समय पर जब कानून बनाए गए तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर को ठीक लगा उस हिसाब से लिमिट्स डाले गए। देखिए एसएलआर पे अपर लिमिट होना इसलिए भी ज़रूरी है, वरना दे दनादन तो सरकार तो आरबीआई एक्ट सेक्शन 7 का पावर का यूज़ करके आरबीआई को ये कह सकते हैं कि तुम अब सीधा एसएलआर को 90 90% कर दो, ताकि डिपॉजिटर का जितना पैसा आता है उसमें से 90% जी सेक में, और उसमें भी लिख दो कि सरकार की फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करना है, ताकि सरकार को जितने भी गरीब कल्याण योजना के लिए पैसा मिल जाए। लेकिन ऐसा होगा तो वो डिपॉजिटर का तो दमन हो रहा है, क्योंकि सरकार तो 6 8% ही ब्याज देगी जी सेक पर। मार्केट में लोन देते किसी को बाइक लोन वगैरह जो भी 12 18% कमा लेते, तो डिपॉजिटर को भी अच्छा ब्याज मिलता। तो हाउस होल्ड का रिप्रेशन यानी दमन होता है अगर एसएलआर को बहुत बढ़ा दिया जाए। इसलिए ना हो, इसलिए कुछ एहतियाती रूप में, प्रिकॉशनरी रूप में उसने बोला होगा कि 15% 18%, जो भी इससे ज़्यादा एसएलआर नहीं हो सकता, ऐसा कानून में लिखा गया होगा, ताकि मिसयूज़ नहीं हो रूलिंग पार्टी द्वारा। भावना का प्रश्न ट्रेड पैरिटी और ओनली डायनामिक के संबंधित जो मैटर था वहाँ पर, तो वो चीज़ क्या थी कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ये पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो भारत के अंदर भी पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, ऐसी वो फॉर्मूला है। सो दैट इज़ ट्रेड पैरिटी प्राइस। अब उसके अलावा क्या और भी किसी कंसेप्ट के साथ जुड़ा है तो मुझे पता नहीं, और मैं सर्च करने जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो तरीका इनएफिशिएंट होगा। अगर उसको इम्पोर्टेंट होता तो कहीं बुक में ऑलरेडी नज़र में आ जाता। और असल में एग्जैक्ट फार्मूला क्या है वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, उतना डेप्थ में काम का नहीं। एमजे का प्रश्न कि 49 लेक्चर पढ़े तब तक कोई डाउट नहीं आया। उसका एक कारण है, आप जो पढ़ रहे हैं PCB 7 या PCB 8, पोस्ट कोरोना बैच नंबर 8, कोरोना के बाद 8वीं बैच, और उससे पहले भी कई सालों से बैच चल रही है। तो अपनी गूगल फॉर्म सिस्टम होती है, तो जो भी लोगों ने जो प्रश्न पूछने थे, मेरी पहली बैच में बहुत प्रश्न आए थे कि जैसे वो था प्रश्न कि 1 रुपए के नोट पे क्यों फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन है, आरबीआई क्यों नहीं। तो 10 लोग पूछते थे उस वक्त, तो मुझे पता चले इधर लोगों की पिन अटक जाती है। तो इफ़ यू लुक एट द लेटेस्ट लेक्चर, वहाँ मैंने उधर एफएक्यू और 2 4 बार डंडोरा पीट के मैंने खुद बताया कि भाई ये ऐसा ही है और इसको एक्सेप्ट करो। और ऐसे भी जहाँ जहाँ और जितने एफएक्यू आने वाले हैं वहाँ पर पहले से ही मैंने उसको एफएक्यू के रूप में बता दिया होता है, इसलिए क्वेश्चन लोगों को कम होते हैं। खैर, आपका प्रश्न है कि एफडीआई अमेजोन वगैरह में मार्केट प्लेस में 100% अलाउड है, तो इन्वेंटरी वाले में क्यों नहीं है। देखिए मार्केट प्लेस एफडीआई का जो ई कॉमर्स साइट है अमेजोन फ्लिपकार्ट, उसमें कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है, और फिर इससे तो भारत के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज स्मॉल वेंडर सबका फ़ायदा है, इसलिए सरकार ने उसको एनकरेज किया है। अगर इन्वेंटरी बेस्ड होगा तो उसमें दिक्कत क्या आ सकती है। मान लीजिए वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी वो आ जाए, और इन्वेंटरी का मॉडल मतलब क्या है कि मेरे गोदाम में जो सामान पड़ा है मैं उसी को ऑनलाइन सेल करूंगा, और वो तो चाइना और अलग अलग अमेरिका से जितना सामान लेके अपने गोदाम में भरेगा, और फिर कैशबैक डीप डिस्काउंट ऑफर्स के नाम पर धूम मचा देगा, और ई कॉमर्स में उसी का डंका बच जाए, तो बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन से तो कोई खरीदेगा ही नहीं। सब बाकी सब लोग बर्बाद हो जाएंगे जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। इसलिए वहाँ पर सरकार को थोड़ा डर होगा, इसलिए इन्वेंटरी बेस्ड में अलाउ नहीं किया है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, हो सकता है ऐसा एफडीआई इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट खोल के कोई आदमी राउंड ट्रिपिंग, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि आपका ही माल है और आप कुछ फर्जीवाड़ा करके दिखा दो मैंने सब बेच दिया और ये इनकम आया और ये गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ स्कोप होता होगा, इसलिए सरकार ने एहतियाती रूप पे, प्रिकॉशनरी रूप पे उसको अलाउ नहीं किया होगा। भाई अमृत का प्रश्न कंपलसरी लाइसेंस और सेक्शन 100 के बीच डिफरेंस नॉट। कंपलसरी लाइसेंस हमने पिलर 4B में समझा था,
अभी मैं वापस आपको बताऊंगा। हालांकि सेक्शन 100 क्या है मेरे को नहीं पता था, आपने पूछा तो मैंने नेट पे सर्च किया। इंडियन पेटेंट एक्ट का सेक्शन 100 है और उसके अंदर भी बात वही है, कंपलसरी लाइसेंस। तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, विल नॉट वेस्ट टाइम इन दैट। कंपलसरी लाइसेंस क्या था, नोवार्टिस बोले मेरा ब्लड कैंसर का पेटेंट है, 5 लाख रुपए का है, भारत में कोई खरीद नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर सरकार ये कहे डॉक्टर रेड्डी या टोरेंट या सिप्ला कंपनी जो भारत की हो कि तुम्हें हम कंपलसरी लाइसेंस देते हैं कि ये वाली ब्लड कैंसर की दवाई तुम बनाओ और लोगों में बेचो, और नोवार्टिस को तुम अपने प्रॉफिट में से मान लीजिए 6% प्रॉफिट शेयर कर देना, और सस्ते में 10,000 में ये दवाई बेचना, 5 लाख में मत बेचना। तो ये कंपलसरी लाइसेंस हुआ। इंडियन पेटेंट एक्ट का सेक्शन 100 उसके आसपास कुछ जुड़ा है। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, काम का नहीं। क्या हमने पेटेंट के एक्ट के सेक्शन तैयार करने हैं? ऐसा शायद एक ही बार यूपीएससी मेंस ने पूछा था, और वो भी 4-5 साल पहले, और उसके बाद उसने पूछना बंद कर दिया। क्योंकि शायद ये हुआ होगा सब लोग पन्ना कोरा छोड़ के आए होंगे, क्योंकि सबको सेक्शन याद नहीं होते। तो अब सेक्शन पूछने का, सीधा सीधा पूछने का रिवाज है नहीं, जो कंसेप्ट है वो पूछते हैं। तो कंपलसरी लाइसेंस क्या, हमने जान लिया। फिर भाई अभिषेक का कि एमएसएफ रेट रेपो से हायर क्यों है, क्योंकि उसमें तो एसएलआर कोटा है इधर, 15 एसएलआर कोटा एडिशनल जी सेक। देखिए एसएलआर कोटा में जो सिक्योरिटी है वो, मैं एक दूसरा क्रूड एग्जांपल दूं। एक आदमी है जिसके पास आईफोन भी है और उसकी माँ के गहने भी है, और वो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है, तो वो सबसे पहले अपना आईफोन गिरवे रखता है और लोन में पैसा लेता है। तो सामने जो लैंडर होगा जो लोन दे रहा है वो कि हाँ ठीक है चलो मैं इसको 10% ब्याज पे देता हूँ। फिर वो दूसरी बार आता है अपनी माँ के गहने बेचने आता है, तो लैंडर क्या सोचे कि ये आदमी बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, इसके बहुत वांदे चल रहे हैं। तो वो जब भी रिस्क बढ़ रहा है तो हो सकता है कि उसने पहले 10% ब्याज पे दिया, अभी उस पर 12% मांगेगा। सिमिलरली एसएलआर का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एसएलआर कोटा में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये एक्सट्रीम क्राइसिस बैंक रन वाली सिचुएशन में डिपॉजिटर्स की मदद के लिए वो रखा गया है। अब वो वाली चीज़ भी गिरवे रख के ये जो अपना बैंकर है वो आरबीआई के पास जाए, इसका मतलब क्या, बैंकर काफ़ी रिस्क में आ गया है ऑलरेडी, उसके वांदे चल रहे हैं, ही इज़ इन सम सॉर्ट ऑफ डीप प्रॉब्लम। सो देन आरबीआई विल कि भाई तुम्हारा रिस्क ज़्यादा है तो लोन इंटरेस्ट ज़्यादा ही लगेगा, तो रेपो अगर 4% पे होगा, एमएसएफ हो सकता है 4.90 हो जाए वगैरह। सो दैट कुड बी द रीज़न। स्वस्तिक एग्ज़ाम में घर से तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से काफ़ी तैयारी हो गई है, अब मुझे दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कुछ बार कुछ ऑब्स्टेकल के चलते घर पे तैयारी ठीक नहीं होती। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि आपके पास पैसा कितना है, कम है कि ज़्यादा है, मतलब दिल्ली जाके रह सको उतना पैसा है कि नहीं। दूसरा प्रश्न ये, आप में सेल्फ डिसिप्लिन कितना है, कम है कि ज़्यादा है। फिर मैट्रिक्स बना के डिसीजन लो। जिसके पास सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है तो वो घर पे भी पबजी खेलेगा और दिल्ली में जाके डबल जोर से पबजी खेलेगा, क्योंकि वहाँ तो माँ बाप भी टोकने के लिए होंगे नहीं, ये एक बात है। इसका मतलब ये नहीं दिल्ली में सब खराबी है, दिल्ली जाने का क्या है कि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एटमॉस्फेयर, दूसरे लोग तैयारी करें तो अपनी भी सीरियसनेस बढ़ती है। घर में अकेले तैयारी करते हैं तो मूड बना तब तक पढ़ा, फिर पबजी खेला वगैरह, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट सामने दिल्ली में ये भी है कि एक तो महंगा है रहने के लिए, आजकल ये पॉल्यूशन डेंगू सब टाइप के प्रॉब्लम है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पढ़ाते हैं तो अच्छा ही पढ़ाते हैं सब, कुछ टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, पर वहाँ पर भी तो बैड एप्पल्स हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि एक वेब पेज है उस पर लिखा है कि ये दिन को लेक्चर इतने बजे होगा और ये 50 लेक्चर या 100 लेक्चर में लेक्चर ख़त्म, सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट के साथ आप सब जगह बैड माउथिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं, टीचर को मोड आया, इतना पढ़ाया, बोल बच्चन किया, निकल गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। सो प्लस माइनस देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के हैं, आपको कौन सा जमता है। तो मैट्रिक्स अल्टीमेटली इतनी आएगी, कैन यू अफोर्ड टू स्टे इन दिल्ली, फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट है पहली बात, और खुद से कितना सेल्फ डिसिप्लिन है। जिसके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो उधर भी जाके वो पबजी खेलेगा, गलत लोगों की सोबत में ये दारू और जो भी गांजा फूकना वगैरह भी कर सकता है। सो दैट विल बी माई आंसर, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट इन आइदर सिचुएशन। बहन नीलम का प्रश्न है कि मेरे पास पुरानी एडिशन है, नई एडिशन खरीदने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो भी मान लीजिए कि 2021-22 के नए पेपर आए, तो आप नेट से टॉपिक वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी पर भी हैं। और अनअकैडमी के अंदर भी अब हम ये कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज प्रीलिम पेपर का एक पीडीएफ फाइल बनाई जा रही है, थोड़े दिन में हम रिलीज़ करेंगे, फ्री में होगी तो उसको आप देख लेना। सूरज का प्रश्न कि मैं आर्टिकुलेट मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर देख रहा हूँ और रिवाइज़ किया जा, बट अभी रिवाइज़ किया कैसे जाए ये समझ नहीं आ रहा। देखिए
अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें से लास्ट 1 ईयर का कितना करंट अफेयर्स होता है? 15-17 क्वेश्चन होते हैं। और उसमें भी कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं पीडीएफ पढ़ के जाऊंगा, ये सारे न्यूज़पेपर पढ़ के जाऊंगा, तो कितने सॉल्व हो जाएंगे? हो सकता है 5-7 ही सॉल्व हो आउट ऑफ दोज 14 क्वेश्चंस। क्योंकि वो यूपीएससी इतना क्रेजी अतरंगी चीज़ें पूछ रही है, तो एक हद से ज़्यादा उसमें बहुत लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ लिया और कोई एक करंट अफेयर्स पीडीएफ मैगजीन देख रहे हैं, ठीक है, जब रिवीजन करना होगा तो मैगजीन वापस से एक बार देख लेना। उसमें भी आप समझिए, जो अगर आप करंट अफेयर्स अल्टीमेटली अलग सब्जेक्ट तो है नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक है, तो आपने अच्छे टीचर से पढ़ा है, अच्छे बुक से पढ़ा है, तो ज़्यादातर तो चीज़ें उसी में कवर हो गई होंगी। उसके ऊपर कितना 19-20 का है? बहुत कम। इकोनॉमी का ही अगर आप हम एग्जाम्पल लें, तो क्या है इकोनॉमी? मॉनेटरी पॉलिसी, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, जीएसटी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिटकॉइन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये सारी तो चीज़ें अपने कोर्स में कवर हो गई। उसके ऊपर क्या होगा पिछले 1 साल में? ये इधर उधर के छोटे मोटे ये गवर्नमेंट स्कीम कुछ आ गया, कुछ एक आध दो ट्रीटी समिट, डब्ल्यूटीओ टाइप की चीज़ हो गई, G20 टाइप की चीज़ हो गई, कुछ बड़ा जजमेंट आ गया वोडाफोन का, और फिर बजट इकोनॉमिक सर्वे आए। तो वो तो थोड़ी ऊपर सतह ही है। जो डीप चीज़ है वो तो आपके कोर सब्जेक्ट है, तो कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई पहले ख़त्म करिए, फिर ये सब जो बचता है उसको आप देखिए, रिवाइज करिए। इसके बाद भी प्रश्न है, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।